अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन जो बन सकता है, तो ये आपके सामने है। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल। ये कैसी बात है? फंडामेंटल पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं ना, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, बिल्कुल सही बात है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होती है ना। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स की बात कर रहा हूं, एक हो गया H, एक हो गया D। तो जितने रिएक्शन H शो करता है वही रिएक्शन D शो करता है। हां, अगर फर्क आता है तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क आता है कि हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, ड्यूटेरियम की रिएक्शन होती है स्लो होती है। इसीलिए ड्यूटेरियम यानी कि D2O से बना हुआ कंपाउंड यानी कि हैवी वाटर का इस्तेमाल हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी में भी करते हैं। क्लियर? तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें उनकी अलग-अलग होती हैं, ठीक है। अगला है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब देखो जो न्यूक्लियस के अंदर हो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनको कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियॉन्स ही बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डिंग द एटम एंड अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, और हम लोगों ने पढ़ा था डेमोक्राइटस के टाइम से पढ़ा था बेसिकली, वैसे कनद ऋषि, फिर डेमोक्राइटस और फिर जाकर के डाल्टन, 1808 की कहानी है ना। तो ये ग्रीक फिलोसोफर वगैरह जो पहले थे उन्होंने ही बताना स्टार्ट कर दिया था, एटॉमी वगैरह, जैसे डेमोक्राइटस का नाम आ गया, फिर डाल्टन आया, डाल्टन ने बताया कि फंडामेंटली कोई भी एटम हो वो एटम से ही बना, मतलब मैटर एटम से ही बना होता है, और एटम का मतलब होता है एटॉमियो, मतलब इनडिविजिबल, मतलब अनकटेबल, ठीक है। तो यही हो गया, अल्टीमेट पार्टिकल यही बना होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। पूछा गया है करेक्ट कौन कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो आसानी से आप बता सकते हो इसमें कौन कौन सा करेक्ट है, ठीक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, तो इनकरेक्ट ही हो गया, तो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ठीक है, ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर सी डी ई लिखा है, डी सी ई लिखा है यहाँ पर, ठीक है। बी करेक्ट हो गया बिल्कुल, तो बी सी ई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई एक ही तो हमें सिलेक्ट करना है, ठीक, यहाँ तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दी एलिमेंट एक्स। हाँ, तो पिछले क्वेश्चन से हमने ये सीखा बेटा कि फंडामेंटल क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि आप कितने भी हाई लेवल की स्टडीज करें, जो कि करना जरूरी भी है ना। केमिस्ट्री में आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर लेने में कोई बुराई नहीं है। एज अ नीट स्टूडेंट आपको जेईई मेंस तो हर हाल में करना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ, उस सीढ़ी को चढ़ते समय क्या आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे? क्या इलेक्ट्रॉन का मास आपको नहीं पता होगा? क्या आपको न्यूक्लियॉन्स के बारे में नहीं आइडिया होगा? और अगर होगा तो उसका यूटिलाइजेशन एग्जाम में ही तो करना है, एग्जाम के लिए तो पढ़ाई कर रहे हो। वहां पर ये बोलो कि अरे इतना फंडामेंटल आ गया, हमने इतनी हाई लेवल पढ़ाई करी थी, ये तो एक्सक्यूज हुआ ना बेटा, ठीक है। तो ये तो करना ही करना चाहिए था, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट एक्सपेक्ट टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन इन अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर बेटा हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को अगर नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना हो तो ऑक्सीजन का चूंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जाकर के O- बना लेगा, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तब जाकर के ये N-3 बना देगा, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और ये बना लेगा F-1 बना लेगा। और सोडियम की अगर हम बात करें, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करेगा तो फिर ये Na+1 बना लेगा। ये चारों के पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तरह से चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बन गए। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर आपको साइज का ऑर्डर निकालना हो तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, सबसे बड़ी साइज उसकी, तो ओवरऑल साइज जो आ जाएगी वो आ जाएगी किसकी, N-3 की साइज, N-3 की साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद O-2 की साइज, उसके बाद F-1 की साइज, उसके बाद Na+1 की साइज। ये ऑर्डर आ गया आपके पास। तो कह रहा है कि इसमें बताओ जब इस कोशिश में सब भागेंगे कि हम नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें तो सबसे ज्यादा साइज किसकी सबसे बड़ी हो जाएगी, तो साफ साफ दिख रहा है नाइट्रोजन की हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। और आपके बोर्ड, आपके नोट्स में बहुत प्यार से क्वेश्चन कराया गया है, इससे कोई घबराने की बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन, टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप। क्वेश्चन कहां से है, इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का सेगमेंट पढ़ाया था मैंने आपको, और एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आपको रिवाइज करा के भेजा था बेटा कि लाइव सेशन में मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, मतलब ये बातें चलो हम लोग रिवाइज कर ले कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, केवल ग्रुप 13, 14, 15 तीन ग्रुप की बात करी थी। इन तीनों में ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने ये देखा था कि जो सबसे s का इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इनर्टनेस ऑफ या रिलक्टेंस ऑफ ns इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्डिंग इज नोन एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट।
रीजन क्या होता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और इफेक्ट क्या पड़ता है उससे कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल बोरान फैमिली की बात कर लें, बोरान फैमिली का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें बोरान फैमिली का, तो आप सबको पता होगा बोरान फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS2Np1 हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। और बोरान के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम तक पहुंचेंगे तब भी यहाँ पर NH2Np1 ही रहेगा। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ पीरियड है, पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पर n की वैल्यू 6 और 6 हो जाएगी। तो एक्चुअल में इसी से जस्ट पहले लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो होता है ये 6s के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो ये निकलने से मना कर देते हैं, ये इनर्टनेस शो करते हैं बॉन्डिंग में, ये रिलक्टेंस शो करते हैं, है ना, ऑपोजिशन शो करते हैं। तो इस वजह से केवल 6p1 का एक ही इलेक्ट्रॉन निकल पाता है, तो थैलियम पे केवल एक ही +1 चार्ज लग पाता है। और बोरान से चूंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो B+3 हो जाएगा। तो वही है कि जितने भी हमारे पास ये ऊपर वाले एलिमेंट होंगे, है ना, टॉप पे जितने होंगे वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे, जितने डाउन द ग्रुप आते जाओगे उतना अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल होते जाएंगे। यही था, है ना, पूरा का पूरा। मैंने आपको कुछ ऐसे फंडा भी बताया था, नीचे जाते जाएंगे तो फोर्स कम होता जाएगा और लॉस बढ़ता जाएगा, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मैंने बेटा उसी लाइफ सेशन में आपसे एक और बात बोली थी, मैंने कहा बेटा इसी पर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पीवी के बारे में। पीवी अपने ग्रुप में सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब 6th पीरियड में आ रहा है, इसके नीचे 7th पीरियड चूंकि सब रेडियोएक्टिव है तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो पीवी का +4 +2 दोनों पॉसिबल है, लेकिन पीवी अपने +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर कोई पीवी +4 का कंपाउंड है तो फट से चाहेगा कि पीवी +3 में कन्वर्ट हो, पीवी +2 में कन्वर्ट हो जाए। तो चूंकि पीवी +4 पीवी +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए हर वो कंपाउंड जिसमें लेड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, है ना। ये हमेशा इसी तरह से Tl+3 और Tl+1 है तो Tl+3 हमेशा चाहेगा Tl+1 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वही उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? तो इस वजह से ये चाहने की वजह से केवल और केवल ऐसी कंडीशन होगी कि TlCl3 या Tl+3 का कोई भी कंपाउंड होगा तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम करेगा। यही है पूरा पूरा फंडा। अब स्टेबिलिटी देखो यहाँ लिखा है TlCl3 और TlCl। अब मेरा बच्चा, हर कोई बच्चा बता देगा कि आगे तो गलत लिखा है, क्योंकि हेलियम तो +1 में ज्यादा स्टेबल होता है और स्टेबिलिटी की बात भी कर रहा है। इसमें आ जाओ, ठीक है, या इधर आ जाओ, AlCl3 Al+3 में स्टेबल है, बिल्कुल होना भी चाहिए, सही बात है। Tl(I1) लिखा है तो बिल्कुल ये सही बात है ना, Tl+1 में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है इंडियम, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। इसका देख लेते हैं, है ना, इसमें देख लेते हैं In+3 और In+1। तो अब ने कहा ना कि Tl से ऊपर जितने भी हैं उनमें ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के बिहाफ पे ये गलत हो गया और बाकी सब सही हो गए, है ना। तो जिस तरह से क्वेश्चन आया है उसी तरह से इसका आंसर कर दिया गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस चीज को सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बॉयल्स लॉ पे पूछा गया था क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज क्यों हो गए और डरे हुए क्यों थे और परेशान क्यों थे और गलत कैसे हो गया, उसका रीजन बहुत सिंपल सा था कि उन्होंने ये नहीं देखा x और y एक्सिस पे क्या है, उन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा और फिर थोड़ा बहुत T1 T2 T3 पे, बस वहीं पर उन्होंने अपनी चीजें खत्म कर दी और इसी वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें पूछा गया करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा। तो देखो बेटा, पहला जो और दूसरा है, पहला तो P और B में है और बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन अगर ये इस तरह से हो जाए तो ये करेक्ट हो जाए। तो पहले इसलिए गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है। अब आपको मैंने तरीका भी बताया था कैसे किया जाए। मैंने कहा आप सबको पता है Pd = nRT होता है, शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको, है ना, कि ऐसे अगर दिया गया हो तो आप कैसे बताओगे T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा कि T3 बड़ा होगा। पहली बात तो P और V, अगर मान लेते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ कब काम करता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और ऐसी कंडीशन में जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे आइसोथर्म कहलाएंगे। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब क्या होता है टेम्परेचर, तो ये सब के सब आइसोथर्म कहलाएंगे, है ना। अब यहाँ पर T1 T2 T3 हमारे पास 3 टेम्परेचर है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करें, हम कहीं पर भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें। मान लो हमने कैसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये लाइन जरा आप बताओ, ये लाइन कहां पर कट कर रही है। ये लाइन यहाँ पर कट कर रही है तो इसको हमने ऐसे मिला दिया, यहाँ कट कर रही थी यहाँ मिला दिया, यहाँ कट कर रही थी यहाँ मिला दिया। इसको हमने मान लिया V1, इसको मान लिया V2, इसको मान लिया V3, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो लाइन है ये क्या डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
मुझे बताओ B1, B2, B3 में कौन बड़ा है? तो आप बोलोगे B3 बड़ा है। जैसे जैसे y एक्सिस में इधर आते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर B3 बड़ा है तो B3 के करेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वही बड़ा होगा ना, तो T1 बड़ा होगा, फिर T2, फिर T3। इसलिए मैं कह रहा हूं टेम्परेचर वाली बात यहां पर ऐसे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, यहां पर क्या कर दिया, 1/b कर दिया इन्होंने, है ना। 1/b कर देंगे तो अगेन जैसे इसको सिखाया वैसे इसको कर लेना, इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। हम आते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है। सेकंड वाला जो दिया गया है बिल्कुल इसको भी ऐसा ही करना है ना। आप इसको भी ऐसे कर लीजिए, पहले तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए जैसे मैंने कन्वर्जन सिखाया। अगर Pv = nRT होता है ना, और ग्राफ किसके बीच में, Pn 1/b के बीच में, तो आपको क्या लिखना होगा, P = nRT × 1/b। तभी तो P और 1/b में ग्राफ आएगा, ठीक है ना, तभी तो करना पड़ेगा। इतना कर लीजिए, फिर आप देखिए कि कौन बड़ा कौन छोटा कैसे देखेंगे। तो आप कहीं भी ऐसे कर लीजिए, 1/b को ऐसे कांस्टेंट कर लीजिए। अब बताइए 1/b अगर कांस्टेंट हो गया तो यहां देखिए और यहां देखिए, 3 हो गया। अब आप बताओ अगर 1/b कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर जैसे से बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो प्रेशर ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो बताओ बड़ा कौन हुआ, P3 बड़ा हुआ। मैंने मान लिया कि P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो P3 बढ़ा तो उसके करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T3 है, तो ये भी बढ़ा, इसलिए ये वाली वैल्यू दी गई है, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बॉयज तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में ग्राफ भी बना हुआ है सीधा है ना। नोट्स में मैंने बहुत प्यार से, जो बच्चे क्लास में किए हैं उनको अपने नोट्स में ये ग्राफ भी याद होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था, तरीका भी समझाया था। तरीका इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और कुछ रिएक्शन पूछी गई है। पहले तो हम इसका बात कर लें, ये क्या है, ये है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ये कैसे बना, इसके भी पीछे की कहानी समझ में। हमारे पास क्या थी, एनिलीन थी, और एनिलीन में हमने क्या ले लिया, HNO2 ले लिया, प्लस क्या ले लिया, HCl ले लिया। टेम्परेचर कितना ले लिया, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, और जैसे जैसे हमने किया ये बन गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में हम लोगों ने CO2 Br2 और HBr ले लिया। जैसे ही हमने ले लिया, जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो N2Cl पूरा का पूरा सब हट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा Br लग जाएगा। फिर हम लोग मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर लेते हैं। जैसे ही हम लोग मैग्नीशियम लेंगे और ड्राई ईथर लेंगे बेटा, आपको खुद लग रहा होगा कि ये RH है, RH प्लस Mg मिलने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो RMgX बन जाएगा, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा बेटा जी वो बन जाएगा RMgX बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके बाद वाटर ले लिया हम लोगों ने। इसके बाद आप जैसे ही वाटर लोगे, आपको मैंने बेटा बहुत अच्छे से, हर बच्चा हमारा जानता है, मैंने आपको ये रिएक्शन सिखाई थी कि RMgX की रिएक्शन जब कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन से होती है, जब किससे होती है, एसिडिक हाइड्रोजन से होती है, तो हमेशा क्या हो जाता है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन और R दोनों आपस में मिल जाते हैं, RH बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाटर के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये H और ये पूरा का पूरा ये मिल जाएगा आपस में, और जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बना लेगा, ये मतलब कि बेंजीन बन गया, है ना। तो इस तरह से पूरी रिएक्शन थी, मैंने एक पीछे का भी कंटिन्यूएशन करके आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ से CO2Br2 का इसके साथ रिएक्शन करना, आपने दो रिएक्शन पढ़ा होगा, कोई गैटरमैन रिएक्शन पढ़ा होगा, सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा बेटा, वो नेम रिएक्शन वो भी यूटिलाइज हो गई। यहाँ पर डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन भी यूटिलाइज हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर एसिडिक हाइड्रोजन का यूज वो भी हो गया। तो नेम रिएक्शन से यहाँ भी क्वेश्चन आया, और RMgX मैंने आपसे बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैंने आपको बहुत अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन कराए थे। मैंने बताया था कि अगर आपके पास एस्टर है ना, या साइनाइड है, तो उससे आप क्या बना सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन से अगर आप RMgX की रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। एल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, अगर फिर भी RMgX आपके पास रह गया तो R और H मिलकर के हाइड्रोकार्बन बना लेता है। क्लियर? तो ये चीजें ऑलरेडी आपका डिस्कशन हो चुका था, है ना। मुझे लग रहा है हर बच्चा समझ में आ गया वो क्वेश्चन कैसे करना है। और अगला क्वेश्चन है कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। तो हमारे पास ये रिएक्शन अपने पास है, इसमें जो हमारा कंपाउंड है जिसे हम साइक्लोहेक्सोनोन बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, बेसिकली एक कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और आपने जब एग्जांपल्स पढ़े होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, उसमें पढ़ा होगा
एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ RMGX, एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इतने सारे एग्जांपल आपने पढ़े थे, ठीक है। वहीं पर हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ये पाई बॉन्ड इसमें ब्रेक हो जाएगा, तो O के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, HCl का इस पे अटैक होगा और हम सब जानते हैं HCl में Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव होता है। चूंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले स्टेप में कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कौन है न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस है, वो अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा, इसके साथ यहाँ लग जाएगा Cn और यहाँ लग जाएगा, ठीक है, O माइनस। अब उसके बाद अगला अटैक कौन करेगा, H प्लस अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो यहाँ Cn बन जाएगा और यहाँ पर OH बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले रहे हैं और हीट करने का साइन दिखा रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है बेटा कि इसके बाद यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का फंक्शन है वो डिहाइड्रेटिंग फंक्शन है, यानी कि ये वाटर के रिमूवल के लिए यूज होगा। वाटर के रिमूवल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर बेटा, वाटर के रिमूवल का मतलब हो गया कि OH तो जाएगा फंक्शनल ग्रुप से, जबकि H जाएगा कहाँ पर, बीटा पोजीशन से जाएगा। तो OH हो गया फंक्शनल ग्रुप से, ये कार्बन हो गया अल्फा और ये कार्बन हो गया बीटा और ये कार्बन हो गया बीटा। इन दोनों में से कहीं से भी जा सकता है, ठीक है। तो चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, ठीक है। अब देख लो, अगर एक OH वहां चला गया और यहाँ से चला गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। साथ में चूंकि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक एसिड की तरह भी काम करता है और चूंकि कॉन्सेंट्रेट है तो वाटर तो मिला ही हुआ होगा, तो साइनाइड का लगे हाथ हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगी और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए Cl कन्वर्ट हो जाएगा C डबल OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से OH जा चुका है, यहाँ से H जा चुका, दोनों बीच में एक डबल बॉन्ड लग जाएगा। इस वजह से आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और प्यारे इन द सेंस मैं इसमें कहना चाहूंगा क्योंकि आपको कई चीजें करेक्ट करनी पड़ती थी, है ना, करनी पड़ती है, करनी पड़ी, तो इस वजह से क्वेश्चन अच्छा हो गया, है ना। हर एक स्टेप के बारे में आपको अलग अलग से मैंने इन्फॉर्मेशन क्लास में दे रखी थी, ठीक है। अभी भी अगर आपको इस तरह से कोई डाउट आए तो अभी भी आप डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ अभी कि क्वेश्चन पूछे जाने का क्या तरीका क्या था, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है रिलेशन बिटवीन दी एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो बेटा, पहली बात अगर मान लेते हैं, ऐसी मान लेते हैं कि अगर हमारे पास L की वैल्यू है 2 तो M की वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, -L to 0 to +L, यही होती है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 5 वैल्यूज हो गई, ठीक है, 5 वैल्यूज हो गई। तो अगर हम इसको ऐसा देख सकते हैं, तो अगर आप सोचो कि अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो M आया कैसे, M ऐसे आया होगा ना, 2L + 1, ये भी तो फॉर्मूला लिख सकते हो आप इसका। तो अगर बताओ यहाँ से M = 2L + 1 आ गया तो M - 1 = 2L आ गया, तो L का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M - 1 / 2 आ गया, ठीक है। ऐसे कोई आंसर होगा, यहाँ पर देख लो, L की वैल्यू निकालना है, M - 1 मतलब है ना is / 2, तो इस तरह से आ गया। बेटा मैंने आपको लाइव सेशन में भी बोला था और हमेशा आपसे कहा है कि क्वांटम नंबर के बिना पेपर नहीं बनेगा, है ना। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस तरह से भी आपको क्वांटम नंबर हमेशा, अभी भी अगले साल के लिए तैयारी आप अगर कर रहे हैं, क्वांटम नंबर को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्वांटम नंबर अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से आपका पीरियोडिक टेबल इजी हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल से आपका केमिकल बॉन्डिंग और उसके बाद कोऑर्डिनेशन इजी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास 83 है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज, फिर से अगेन हमारे पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, तो क्वेश्चन का रेफरेंस क्या है सब कुछ मैं लेके आया हूं आपके सामने और एग्जैक्ट जो आपको आंसर दे रहा हूं वो पे ध्यान समझना है। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, है ना, उस पे फोकस करते हुए मैं आपसे बताऊं कि यहाँ पर पहला पॉइंट है, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। होता क्या है बेटा कि जो डाइविंग एपरेटस होते हैं, है ना, जो गोताखोर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें 98% हीलियम मिली होती है और इसमें 2% केवल ऑक्सीजन मिली होती है, ठीक है, केवल इतनी ऑक्सीजन है इसमें 2%।
तो 2% इसमें ऑक्सीजन मिली है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। डाइविंग एपरेटस का मतलब इस तरह से हो गया। पहले क्या होता था कि हम लोग यहाँ पर हीलियम के बजाय हम लोग नाइट्रोजन वगैरह ले लेते थे, लेकिन हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस भी क्या होती हैं, ये पॉइजनस हो जाती हैं। आपने बेंड्स के बारे में पढ़ा होगा सोल्यूशन नाम के चैप्टर में, है ना। तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम, बेंड्स का फॉर्मेशन, हाई प्रेशर पर वो डिसॉल्व हो जाना, फिर जब प्रेशर कम होगा तो उसे ऐसे बाहर निकलना, और फिर जगह जगह पर वो जो बेड्स बन जाते थे तो फैटीग, वो इस तरह से नोजिया की फीलिंग, है ना, तो ये ऑक्सीजन की टेंशन क्रिएट कर देना, ये सारी चीजें पड़ी होंगी। तो उन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है, डाइविंग एपरेटस का। उसमें हीलियम होता है और ऑक्सीजन होता है। कैसे होता है? इस तरह से। और यूज क्या होता है ऑक्सीजन का? वो एक डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूटेंट की तरह इस्तेमाल होती है, ठीक है। आगे लिखा है हीलियम हैज हाई सोल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। यही बात गलत होगी जहां पर हाई लिखा है। बिल्कुल नहीं बेटा, बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूं कि ऑक्सीजन में हीलियम बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है। क्लियर? ऑक्सीजन में आपको पता है O और O बीच में बॉन्ड है, यानी कि नॉन पोलर है। हीलियम भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बन नहीं सकता, क्योंकि अगर इसमें कोई बॉन्ड बनेगा तो लंडन एंड डिस्पर्सन फोर्स बनेगा। लंडन एंड डिस्पर्सन फोर्स ऑलरेडी बहुत वीक फोर्स होता है, ठीक है, इस वजह से। क्लियर? तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन कहां से आया था? पी ब्लॉक में जब आप जाएंगे इनर्ट गैस में इंटेक्स क्वेश्चन में जाएंगे तो इंटेक्स क्वेश्चन में लिखा गया व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस। तो आपको ये यहां से रेफरेंस लिया गया है, जैसे बोले एनसीईआरटी में कहां था ये, एनसीईआरटी में यहां क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आपको आंसर खुद से सोच के जाना था, पढ़ के जाना था, इसके बारे में अपने टीचर से पूछ के जाना था। तो यही रेफरेंस है और यहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और अगर कोई क्वेश्चन है, हाँ, सवाल ये आता है हीलियम का यूज हम क्यों करते हैं। देखो हीलियम बेटा होती है इनर्ट, तो हीलियम इनर्ट होने की वजह से ये ब्लड में आसानी से डिसॉल्व नहीं होगी, है ना, इस वजह से हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो अगर कोई कल को यहाँ पर ये पहला आंसर सही है, पहला क्वेश्चन आ जाए कि हीलियम इज यूज्ड इन द डाइविंग एपरेटस और दूसरा स्टेटमेंट आ जाए कि बिकॉज़ हीलियम, या बिकॉज़ हटा दो, हीलियम इज इनर्ट इन नेचर सो इट इज लेस सोल्यूबल इन ब्लड, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट और बी ए का एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर? तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा रेफरेंस से लेकर के सब चीज। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पर द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ये सब दिया गया है। सिंपल बेटा क्वेश्चन है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा। कंडक्टिविटी का यहाँ से रखिए जो भी आपका दिया गया है कंडक्टिविटी, और फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू रखिए, दोनों की वैल्यू रखिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो कंडक्टिविटी है 0.0210 बाई ओम इनटू सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस आपका दिया गया है 60 ओम। तो ओम से ओम कैंसिल हो गया, ये दशमलव ये हटा दिया, इसका ये इतना आ गया। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0, ये 6 और ये 2 हो गया। 3 डिजिट पे दशमलव यूज कर लिया हम लोगों ने। यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स आ गई, तो 1.260 सेंटीमीटर इनवर्स ऐसा करके आ रहा है, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। सीधा सीधा क्वेश्चन बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री की इस बार आई ही नहीं थी, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री से तो क्वेश्चन ही नहीं आया था इस बार, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन। अगला है सम ट्रैंक्विलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बारबिट्यूरेट्स। अब देखो बेटा ट्रैंक्विलाइजर बहुत सारे थे, बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिक्स वगैरह पढ़े के गए थे, याद भी किया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्रैंक्विलाइजर के केस में लिखा था कि इसमें ये नहीं पूछा ट्रैंक्विलाइजर, इसमें पूछा गया है कि वो ट्रैंक्विलाइजर बताइए जो बारबिट्यूरेट से डिराइव हुए हो। बारबिट्यूरेट्स बेटा की अगर उसके बारे में बात करें तो वो हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं, बेसिकली वो क्या करती हैं, स्लीप इंड्यूसिंग होती हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा भी है बारबिट्यूरेट्स आर हिप्नोटिक, लिखा हुआ है ना, साफ साफ आप देख सकते हैं। साथ में लिखा है बारबिट्यूरेट्स डेरिवेटिव्स के नाम लिखे गए हैं, ठीक है, जो एज अ ट्रैंक्विलाइजर इस्तेमाल होते हैं, जैसे नाम है वैलियम, है ना। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिट्यूरेट्स लाइक बेरोनॉल, एमेडाल, नेबुटॉल और लिमुनल, ठीक है, और साथ में सेकुनल, इतने सारे हैं जो क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर हैं। ये सब कहाँ के डेरिवेटिव्स हैं? बारबिट्यूरेट्स के। जब आपने केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ नाम की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो राइट पेज पे टॉप पे ये लिखा हुआ है ना, तो वहीं से ये लिया गया है रेफरेंस, वही आपके सामने है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बेरोनॉल, एमेडाल, नेबुटॉल, लिमुनल, मतलब बेरोनॉल, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा सबको? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ये क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 हमारे सामने है, एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं बेटा, और सॉरी 87 हो गया ये, हाँ, आई क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडियली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन।
देखो बेटा, जो डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर जब आप करते हो तो इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम है कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अगर हमें पता चल गया किसी रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, तो हमें ध्यान रखना है, मैं आपको क्लास में कई बार बोला था कि अगर आपको ये पता चल जाए कि इस रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, तो तरीका क्या था? उस इंटरमीडिएट की, उस रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो फैक्टर बढ़ाएंगे वही फैक्टर रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे। जो फैक्टर उस रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम करेंगे वही रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी भी कम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। याद आ रहा है? वही चीज यहां पर इस्तेमाल हुई है। तो चूंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं +M+H+I और डिक्रीज करने वाले हैं -M -H -I। देखो सब में बेटा NO2 लगा हुआ है ना? सब में NO2 लगा हुआ है एक्सेप्ट 1। ठीक है, इसमें नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखो CH3 है। ठीक है, अगर हम OH- यहां हटाएंगे, यहां पर प्लस लगाएंगे, तो हमें सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस वही बात है कि आपको हमेशा मैंने ये सिखाया समझाया कि टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन में कैसे डिफरेंशिएट करें। ये रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट आपके नोट्स में लिखा है मैंने, है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए टोलेंस रिएजेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे, और फिर Ag2O, और फिर वहीं पर सिल्वर मिरर टेस्ट कौन से शो करते हैं। ग्लूकोज करता है, फ्रक्टोज करता है, साथ में फॉर्मिक एसिड करता है। ये सब आपको मैंने बताया था। तो टोलेंस रिएजेंट का फंक्शन क्या होता है कि किसी भी एलिफेटिक और किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। साथ में Ag का ब्लैक प्रेसिपिटेट, जिसे हम सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं, वो भी बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? C+OCH3, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? कीटोन हो गया। और ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्शन करता है बेटा? एल्डिहाइड से करता है, ना कि कीटोन से करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का खेल है। फंक्शनल ग्रुप पहले पहचानना है, फिर अपना जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है उसका फंक्शन जानना है, उसी फंक्शनल ग्रुप पे उसको रिएक्ट कराना है और आंसर पाना है। ठीक है, तो अगर ऊपर कीटोन है तो कीटोन तो एज इट इज रहेगा, वो तो बदलेगा ही नहीं। कीटोन यहाँ पर एज इट इज है, कीटोन यहाँ पर एज इट इज है, बस दो ही आंसर में से कोई होगा। और एल्डिहाइड चेंज किसमें होगा? एसिड में चेंज हो जाएगा। तो एल्डिहाइड देखो यहाँ पर एसिड में चेंज हो जाएगा, तो ये C+OH बन जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ पर साथ में आप देखोगे कि ये जो होता है ये किसमें लिया जाता है? बेसिक मीडियम में। आगे क्वेश्चन में दिया भी है बेसिक मीडियम में। ठीक है, OH-। तो ये जो बेसिक मीडियम है बेटा, ये क्या करेगा? इसके H+ को गायब कर देगा, इसलिए ये COO- बन जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर तो अल्कोहल आ गया। अल्कोहल तो तब होगा जब कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो, इस वजह से तो कभी नहीं होगा आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया?